एवरीवन, अगले टॉपिक के साथ इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सेकंड टॉपिक को आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है बोयट-सैवर्ट्स लॉ। बोयट-सैवर्ट्स लॉ एक दो साइंटिस्ट बोयट और सैवर्ट्स के द्वारा एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई, जिसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि भाई जो कोई वायर है उस जिससे करंट फ्लो कर रही है, उसके आसपास किसी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है की स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है बी, हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले टॉपिक में बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब इसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उससे पहले आपको यहाँ पर छोटी सी बात समझ, ये क्या है, करंट एलिमेंट बोलेंगे इसको। किसी कंडक्टर से अगर आई करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कंडक्टर कंसीडर कर लिया एक्स वाई, उससे आई करंट फ्लो कर रही है, तो जो आई करंट फ्लो कर रही है उसका किसी पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया हमने, जिसकी लेंथ dl है। उस कंडक्टर का एक छोटी सी, उस कंडक्टर की छोटी सी लेंथ ले ली dl, वेरी स्मॉल dl। ऐसे आपको पता है प्लस वन में पढ़ के आए, पहले पढ़ा हम लोगों ने d, जिसके साथ सामने d लग जाता है, तो एक स्मॉल एलिमेंट है, बहुत ही स्मॉल। तो आइडियल जो ना एक करंट एलिमेंट है, जो आइडियल है वो एक करंट एलिमेंट है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, बोयट और सैवर्ट्स ने इस आइडियल की वजह से पहले बताया किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैंने पी पॉइंट है यहाँ पर कोई, जो इससे ये पॉइंट ओ मान लीजिए आर डिस्टेंस के ऊपर है, ओ पी इज इक्वल टू आर, और ये एक्स मतलब इसके साथ है ना, यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है। तो द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट आइडियल इज, सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधा लिख रहा हूं डीबी। डीबी क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट जितनी ज्यादा फ्लो करेगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, वो इस लेंथ एलिमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैंने वेक्टर क्वांटिटी लिखा है, वो कैसे होता है उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तीसरा फैक्टर जब हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोयट-सैवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड या स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हैविंग डिस्टेंस r फ्रॉम करंट एलिमेंट आइडियल इज, पहले लिखेंगे पहले लाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरे पॉइंट पे लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dB इज 1/r², या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये 1/r², r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस उस आइडियल और पी पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड दैट पॉइंट। ठीक है। और नंबर 4 जो पॉइंट है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन आइडियल, ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, ये आई की डायरेक्शन है, यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर आइडियल की डायरेक्शन है,
आइडियल और आर के बीच जो एंगल है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सभी को हम इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है हमारा। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं हम यहाँ पर DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसा कि आपको पता हमने इलेक्ट्रिक वाले में कूलम्ब्स लॉ में जो हमारा कांस्टेंट था वो एप्सिलॉन नोड था एयर के लिए, यहाँ पर म्यू नोड, म्यू भी हो सकता है म्यू नोड भी हो सकता है। म्यू किसके लिए, किसी मीडियम के लिए, और म्यू नोड किसके लिए, एयर के लिए। इसको क्या बोलेंगे म्यू नोड को, 4 पाई तो वैल्यू को करने के लिए बनाया गया। म्यू नोड क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो यहाँ पर म्यू नोड है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, ये उसी तरह से है जैसे एप्सिलॉन नोड था हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थी, उसी तरह से मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो अगर हम देखें यहाँ पर मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, ये वो वैल्यू है, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है उस मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है, म्यू नोड। तो हमारे पास DB क्या बन गया, DB इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बन गया ड्यू टू आइडियल एक हमारा करंट एलिमेंट है और P पॉइंट के ऊपर। तो इस ये जो है ना, ये स्केलर, ये सिर्फ वेक्टर, मतलब इस डायरेक्शन नहीं दी गई, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है DB का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया है। डायरेक्शन की बात भी अभी कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पर साइन थीटा है, आइडियल है, आइडियल मैंने बताया IDL, इसको करंट एलिमेंट बोल रखा हम लोगों ने। अकेला I, और इसको वेक्टर क्वांटिटी बताया, अकेला I एक स्केलर क्वांटिटी है, अकेला DL लेंथ भी अकेला स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें अकेले की, दोनों I और DL दोनों अकेले क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन I के पास क्या है, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास वायर है इस तरह से, उससे करंट फ्लो कर रही है, तो उस वायर के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, इस वजह से उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है। फिक्स डायरेक्शन होना जरूरी होता है, अगर फिक्स डायरेक्शन है तभी वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर DL के पास बात करें, DL तो लेंथ होती है, इसके ये स्ट्रेट तो है, बट ये नहीं पता कि इधर डायरेक्शन या इधर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों मिलके, DL एक स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ मतलब एक छोटा से छोटा टुकड़ा जो मुड़ नहीं सकता। तो इस पॉइंट के ऊपर DL के पास तो स्ट्रेटनेस है, I के पास डायरेक्शन है, इधर या इधर, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रही है, XY हमारे पास कंडक्टर था जहां पर ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि I और DL दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बन जाते हैं। और यहाँ पे IDL की डायरेक्शन क्या है, ये है, और R की डायरेक्शन क्या है, O2P, R की डायरेक्शन है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी अगर इस जगह पे बात करें, DB इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में बात कर लेते हैं, म्यू नोड अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यूब का, R के मैग्नीट्यूड का क्यूब। या फिर आप कह लीजिए, यहाँ पर हमने अपने यहाँ पे ले लिया एक तरह से, ये पहले ये कर लीजिए,
हमने एक यूनिट वेक्टर रख लिया, ऊपर यूनिट वेक्टर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, आइडियल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। किस तरह से, क्योंकि आइडियल और इंटू आर कैप इंटू साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा, आइडियल क्रॉस आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ये बन गया हमारे पास। अगर इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं आप तो नीचे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर कैप किसके इक्वल है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। इस तरह से डी बी हमारे पास आ गया है और डी पी की जो डायरेक्शन है वो भी आपको मिल गई। डायरेक्शन ऑफ डी बी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल is given by, direction of dv is given by cross product of IDL and R और IDL के क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी डायरेक्शन गिवन होगी, दी जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक बात बताना भूलूंगा, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा था कि भाई जैसे जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं, इस तरह से इधर लेके जाते हैं ना, तो जो एंगल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम इस तरफ लेके गए हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बढ़ रहा था, उस हिसाब से हमने यहाँ पर पता चला कि भाई जो वैल्यू है, मतलब डीबी की जो वैल्यू है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह से अगर हम बात करें आगे कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे डायरेक्शन मेजर होती है, वो आपको पता ही है। आर की डायरेक्शन इस पॉइंट पे देख लीजिए, हमारे पास कनेक्टर इस तरह से मान लीजिए कनेक्टर है, और इसको मान लीजिए इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास है, और ये हमारे पास आर है। यहाँ पर इस पॉइंट पे एक स्पेशल केस लेते हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री है, और ये आर है और ये आइडियल है ऊपर की तरफ, ध्यान से समझना, बिल्कुल लीजिए। तो क्या होगा, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, कैमरे में नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देता हूं मैं। पी पॉइंट है यहाँ पर, ये आर है और ये आइडियल है ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आइडियल और आर, एक आइडियल ऐसे है, आर ऐसे, दोनों के परपेंडिकुलर, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। मतलब ये तो हमें पता चलेगा कि ऐसे है वो, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। अब बात करते हैं बाहर की तरफ है, इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है। मैंने बताया था पिछले टॉपिक में, क्रॉस जो है ना इनवर्ड्स के लिए होता है, डॉट जो है ना आउटवर्ड्स के लिए होता है। तो आइडियल क्रॉस आर को इस पॉइंट पर देखिए घुमा कर देखते हैं हम, इस तरह से घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा, राइट हैंड थंब रूल देखेंगे, इस तरह से घूम रहा वो, तो अंदर की तरफ। तो मतलब क्या हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो बी की वो क्या होगी, ये होगी, ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा और मैं आपको आगे समझाता हूँ यहाँ पर कि इसको ऊपर से देखते हैं हम। वायर को ऊपर से देखा हमने तो क्या हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि वायर ऐसे इस तरह से वायर, ठीक है, ये वायर है हमारे, उसको ऊपर से देख रहे हो। हमने पॉइंट लिया P और डायरेक्शन क्या आई हमारे पास, ये आई, जो डीपी की डायरेक्शन हमारे पास ये आई थी। अब आगे जैसे हम इस पॉइंट के ऊपर या फिर थोड़ी सी आगे डीपी की डायरेक्शन देखते हैं, आर ऐसे हो जाता है, तो क्या होगा, या फिर आप इस जगह पर देख लीजिए एक बार, डीपी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे देखते हैं, आइडियल तो इस तरफ है, आर इस तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर ये है, और स्क्रू रूल के द्वारा इस डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में होगी। और अगर हम ऐसे देखते हैं तो वो इस तरह की होगी, क्योंकि वो हमेशा ही आर के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, इस वजह से, क्योंकि वो हमेशा ही आर के परपेंडिकुलर रहेगी, इस वजह से बन रहा है ये। तो जो डायरेक्शन है यहाँ पर भी इस तरह की डायरेक्शन होगी, जो डीबी की डायरेक्शन है किसी वायर के चारों ओर वो सर्कुलर लूप बना रही है इस तरह से। अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है तो ऐसे लूप बना रही है, अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तो लूप ऐसे बना रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर करंट नीचे की तरफ है और आर इस तरफ है
तो आप लगा के देखिए लूप रूल, स्क्रू रूल, सॉरी हैंड राइट हैंड थंब रूल लगा के दीजिए। हम कैसे घुमाएंगे, आइडियल टू आर घुमाना है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका है, आइडियल का आर से है, तो आइडियल को आर से घुमाओ ऐसे। तो अगर ऐसे घुमाते हैं तो डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। आगे फिर डिस्कस करेंगे हम इस तरह की बातें डायरेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी किस तरह से डायरेक्शन दी जाती है किसकी, आइडियल डीबी की, किसी भी वायर के आसपास। और ये उसका मैग्नीट्यूड था। अगर बी निकालना है आप लोगों को, यहाँ से आप बी भी निकाल सकते हो। बी इज इक्वल टू, वो हम अगले टॉपिक में निकालेंगे, किसी वायर की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट 4 पाई आइडियल क्रॉस आर। हम आगे देखेंगे किस तरह से इसका निकालते हैं। तो इसमें ये क्या पता, डी बी और बी कैसे निकलता है। इसके साथ साथ याद रखना आप लोगों ने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 है। और इसके साथ साथ जो इसकी यूनिट है वो भी हम निकाल लेंगे, अभी यहाँ पर रख देंगे। कैसे निकालेंगे यूनिट, याद अभी समझा देता हूँ। इस फॉर्मूले से यूनिट निकल जाएगी। म्यू नॉट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जो उस मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। तो डी बी इज इक्वल टू, हमें पता है यहाँ पर म्यू नॉट निकाल लेते हैं यहाँ से, म्यू नॉट इज इक्वल टू डी बी अपॉन इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई कह सकते हैं, डिवाइड बाई आई डी एल इंटू साइन थीटा। तो ये क्वांटिटी डिमेंशनलेस है, ये क्वांटिटी डिमेंशनलेस है, यूनिट लेस है क्वांटिटी। म्यू नॉट इज इक्वल टू की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, एस आई यूनिट ऑफ म्यू नॉट। मैग्नेटिक परमिबिलिटी, म्यू नॉट इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर। तो क्या हो जाता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अगर म्यू नॉट की बात करते हैं तो म्यू नॉट किसके इक्वल हो जाता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। और इस तरह से आप इसकी डिमेंशंस भी निकाल सकते हैं। म्यू नॉट इज इक्वल टू डी बी इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई को छोड़ दीजिए, साइन थीटा को छोड़ दीजिए क्योंकि डिमेंशन लेस है, आई डी एल m1 t-2 a-1 l2 डिवाइड बाई a1 और इंटू l1 dl की। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास डिमेंशन जो है म्यू नॉट की, म्यू नॉट डिमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू m1 l1, क्योंकि ऊपर जाके -2 -1 हो जाता है, t-2 और a-2 डिमेंशंस ऑफ म्यू नॉट हो गया ये इस तरह से। और वैल्यू हमने देखी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ और यूनिट भी है इसके साथ, हमने दिखाने यहाँ पर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पेयर -1, ये इसकी वैल्यू है। आपने तो यहाँ पर ये याद रखना, जैसे परमिटिविटी की याद रखी थी वैसे ही। तो ये हमारा टॉपिक था बोयड-सैविट्ज लॉ, जिसमें हमने किसी एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड किया था, मतलब करता है, वो निकाला और साथ में उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव की। और साथ में हमने पढ़ा म्यू नोड क्या होता है। जैसे एप्सिलॉन नोड होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी याद रखना आप लोगों को।